हेलो एवरीवन, तो आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो लेके। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है आइल्स के ऊपर। तो जो लोग आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी लोग अभी 12th कर रहे हैं या 12th के पहले जो कि जिनको मतलब एक आइडिया है कि अब हमने आइल्स करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो पूरी वीडियो देखना। मैं आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि मैं वो पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो उसमें क्या क्या आपको तैयारी करनी है, कैसे करनी है और कैसे मैंने की थी। और सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे 7 बैंड्स आए थे ओवरऑल। तो अगर मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोलूँगा, ऐसे नहीं कि खाली बोल दिया। तो इसलिए अगर आप जो मैं बोलूँगा अगर आप वो भी फॉलो करते हो तो सब, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ होगी जो बीच में हर्डल बनेगी इस चीज़ के। आइल्स आप इजीली क्लियर कर दोगे। और वैसे भी हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, 6 बैंड्स ओवरऑल और नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल एसडीएस के लिए। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पूरी वीडियो देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले जिसने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो का लाइक हम रखेंगे 200 लाइक्स का, जल्दी से लाइक भी दबा देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आइल्स होता क्या है। तो आइल्स होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक मतलब कैंडिडेट की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करता है कि वो इंसान इंग्लिश में पढ़ सकता है, लिख सकता है, सुन सकता है और बोल सकता है। तो ये चारों चीज़ें जब आप मतलब चेक करता है उसको आइल्स एग्जाम बोलते हैं सिंपल भाषा में, राइट। तो ये आइल्स का मोस्टली आप सबको पता होगा। तो इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं आइल्स का, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो जैसे कि आपको सुनने में ही पता लग जाता होगा कि 4 वेज में हमारी चीज़ें चेक करते हैं, वो प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं इन चारों चीज़ों में। अगर हम इनमें कर सकते हैं पास, मतलब अगर हमारी प्रोफिशिएंसी इनमें अच्छी है तो हम आइल्स क्लियर कर देते हैं। और जो रिक्वायर्ड स्कोर होता है वो हम अचीव करके अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। तो सबसे पहली बात है कि इसका स्कोर कैसे होता है। तो इसमें 9 में से मार्क्स होते हैं। एक सिंपल सी बात कर लो, बैंड्स बोलते हैं जिनको, 9 में से मार्क्स होंगे। और 9 में से आपको मार्क्स जैसे ही आप कोई लिसनिंग दोगे, राइटिंग दोगे, रीडिंग दोगे, स्पीकिंग दोगे, ऐसे चारों एग्जाम्स में से आपको 9999 में से करेंगे। और इन 999 में से जब आपको मार्क्स मिलेंगे उसका ओवरऑल भी जो होगा स्कोर वो भी 9 में से होगा, राइट, उनका एवरेज सम करके। तो अब बात करते हैं कि इसमें जैसे कि आपको चाहिए कितने मार्क्स। तो जैसे कनाडा के लिए एसडीएस कैटेगरी के लिए आपको चाहिए 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल, मतलब 6 6 6 6 एंड नॉट लेस देन 6, मतलब ओवरऑल भी 6 से कम नहीं होने चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है, जब आप 6 एक में ले आओ और समझ लीजिए आपने एक में 8 ले आए, एक में 5 रह गए, तो वो ओवरऑल अगर 5.5 रह गए तो वो चीज़ नहीं होगी। और हर एक में 6 होने चाहिए, एक में 6, एक में 6, एक में 6 या एक में 5.5 नहीं चलेगा। तो ये थी इसकी बात कि आइल्स का एग्ज़ाम होता क्या है, कैसे ग्रेडिंग होती है, कैसे सब होता है। तो ये चीज़ें आपको पता लग गई, राइट। अब मैं बात करता हूँ इसके चारों मॉड्यूल्स की। तो चारों मॉड्यूल्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं पूरा आपको उनका पैटर्न भी बताऊँगा। पर सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में डाल लो, जो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ नोटिस करता था आज तक, मतलब मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया, मेरे साथ कई ज़्यादा बंदे भी थे या कई ज़्यादा मेरे दोस्त थे जो कि आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे थे, या कई ऐसे भी लोग थे जो कि मतलब मेरे साथ ही आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे थे। तो मैंने कई ज़्यादा चीज़ नोटिस की है कि लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते इस चीज़ के लिए। इवन दो वो इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, पर उनको कहीं ना कहीं दिमाग में लगता है यार एक बार आइल्स नहीं हुआ तो दूसरी बार दे देंगे, दूसरी बार नहीं हुआ तीसरी बार दे देंगे। मतलब ये माइंडसेट ही गलत है। आपको मेंटल प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। इवन छोटी से छोटी चीज़ हो, आपको ये होना चाहिए हाँ यार मैं ये क्लियर कर दूंगा, मतलब मुझे ये विश्वास है कि मैं ये क्लियर कर दूंगा, इवन दो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़े, ये चीज़। अब ऐसे नहीं कि हाँ भाई मैं कर दूंगा क्लियर और मेहनत कोई नहीं, वो भी नहीं। मतलब एक अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यार क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो आज तक पंजाबी मीडियम में पढ़ा हूँ या हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ या कोई भी आपका स्टेट मीडियम होगा, जो भी स्टेट बोर्ड मीडियम, उसमें पढ़ा हूँ। बट सिंपल सी बात है कि यार आइल्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। इसको ये समझ के चलो कि आइल्स तो हर कोई क्लियर कर देता है अगर अपने में थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड हो इसके प्रति। तो मतलब इसके प्रति मतलब कि ज़्यादा हिंदी होगी, इसके मतलब इसके लिए अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हाँ मैं ये क्लियर कर दूंगा और मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े तो मैं कर दूंगा, तो ईजिली सब क्लियर कर देते हैं। और जो प्रिपेयर करने वाला सबसे पहले ये चीज़ सोच लो, आइल्स मैं क्लियर कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये मेंटल प्रिपरेशन सबसे पहली चीज़ है। आइल्स की कोचिंग वगैरह बाद की बात रही, सबसे पहले ये चीज़। तो अब मैं बात करता हूँ कि आइल्स के पहले मॉड्यूल की, जो कि है स्पीकिंग। समझ लो मैंने स्पीकिंग बोला। अब स्पीकिंग अलग दिन होता है आपका एग्ज़ाम और लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग अलग दिन होती है।
तो ये दोनों चीज़ें आप अलग अलग दिन चूज़ करते हो जब आप आइल्स का एग्ज़ाम बुक करते हो। और इस आइल्स के एग्ज़ाम की कॉस्ट आई गेस $200 है, आई थिंक सो। इंडिया के हिसाब से 13-14,000 रुपीज़ है। आई एम नॉट श्योर, आज की अपडेटेड कॉस्ट आप चेक कर सकते हो, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आइल्स जो है, सबसे पहले तो 2 कंपनीज़ हैं, जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको चलाती हैं, एक ब्रिटिश काउंसिल और एक IDP। दोनों की साइट पे आप जाके आइल्स एग्ज़ाम बुक कर सकते हो। इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट मैंने IDP के थ्रू दिया था, तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ, मतलब ब्रिटिश काउंसिल वाले फ्रेंड्स भी हैं, कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइल्स के स्पीकिंग की, राइट। तो स्पीकिंग में होता क्या है, स्पीकिंग एक 15 से 20 मिनट का आपका लाइव कॉन्वर्जेशन है एक टीचर के साथ, राइट। जैसे ही आप किसी होटल वगैरह में जाओगे, यूजुअली वो होटल होगा, होटल में आपका नंबर वगैरह आएगा, जैसे ही आप जाओगे आपके सामने, समझ लीजिए जैसे मैं बैठा हूँ, राइट, मैं ऐसे ही एक बैठा होगा विजिलेटर आपके सामने बैठा होगा, एक टीचर बैठा होगा, और वो आपको बता देगा कि मैंने यहाँ माइक रखा है, हमारी कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड होगी, ताकि वो चीज़ें बाद में चेक कर सके और आपको ग्रेड कर सके। सबसे पहले वो आपके बारे में पूछेगा कि आप बताओ आपका क्या, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, जैसे आप कौन सी सिटी से हो, अपनी सिटी के बारे में इलैबोरेट करो, ऐसे ऐसे। तो आपने कॉन्फिडेंटली अपने आंसर देने हैं। तो फिर उसके बाद आता है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड क्या होता था, एक टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक जो कि आपको वो देगा, एक स्लिप पे लिखा होगा वो, उसके बारे में आपको 1 मिनट तक का सोचने का समय मिलेगा, और उसके बाद आप वो चीज़ें बोल सकते हो। उस 1 मिनट में आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स इन द सेंस आप एक एक वर्ड का पॉइंट्स लिख सकते हो कि आपको क्या बोलना है अंदर, राइट, ताकि आप उस टाइम भूल ना जाओ। तो मेरे को वो टॉपिक आया था, द पार्टी यू हैड अटेंडेड। तो इतना सिंपल सा टॉपिक है। और एक चीज़ और, टॉपिक जो आएगा ना, अब आइल्स की प्रिपरेशन करते वक्त कोचिंग सेंटर्स बुक्स दे देते हैं, उसमें स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स होते हैं, ये वाला क्यू कार्ड आएगा, ये क्या, तो आपने सारा रटा होता है, उस चीज़ को रटना बिल्कुल मत। आपकी स्टोरी ओरिजिनल लगनी चाहिए उनको, मतलब ओरिजिनल हो ना हो, बट आपको ऐसा नहीं है कि आप बोलते चलो एक मशीन की तरह, उनको ये पता लग जाएगा कि ये चीज़ें रटी हुई हैं। तो आपको बीच में पॉजेज लेने हैं, आपको बीच में, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप रुक गए तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बीच में पूरा सोच समझ के अच्छे से जवाब देना है, ताकि आपको उसको ये ना लगे कि आपने सब याद किया। तो मेरे को आया था द पार्टी यू हैड अटेंडेड, तो मेरे को 1 मिनट तक बोलना था, तो मैंने पूरा बोला अपने से कि मैंने एक पार्टी अटेंड की थी दिल्ली वगैरह में, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसने बोल दिया ठीक है। अब उसके बाद वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू करेगा, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग भी इन द सेंस कि कुछ अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपको मतलब दुविधा में डालने के लिए, इन शॉर्ट। तो आप कंफ्यूज हो जाओ, वो ये कोशिश करेगा, बट ऐसी कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। तो अब मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन आए थे, मुझे अभी तक याद है, वर्क और फैमिली के बीच में बैलेंस कैसे बनाएंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे कि ताकि मैं कंफ्यूज होकर कुछ ना कुछ बोल दूं। और ऐसे अगर आप किसी घर पे, मतलब कुछ ऐसे थे कि घर पे काम करते हो, तो अगर आपका बॉस बोलता है आप काम पे ज़्यादा टाइम दो और घर पे कम टाइम दो, हाउ विल यू मैनेज दैट। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी, तो मैंने इजीली जवाब दे दिया था सबका। 15 to 20 मिनट्स के बाद वो बोलेगा थैंक यू सो मच, आप अब जा सकते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ से निकलेंगे, और उसके बाद हमारा यहाँ तो थोड़े 2-3 दिन आगे टेस्ट होगा राइटिंग रीडिंग लिसनिंग का, या तो 2-3 दिन पहले हमारा हो चुका होगा। तो बस स्पीकिंग का काम खत्म। स्पीकिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है यार, सबसे बड़ी बात आपने सुनी होगी, मिरर के सामने बोलो, मिरर के सामने बोलो। ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। मैं खुद सोचता था कि इससे क्या ही होता होगा, बट मैंने जब ये स्पीकिंग की ट्राई की, तो मुझे पहले ये था कि थोड़ा बहुत, मतलब मुझे ऐसा कभी नहीं था कि मैं स्पीकिंग में अटकता था या कुछ भी। मैं फ्लुएंटली बात कर लेता था, मुझे इतना था कि मेरे को इतना अटकने वाली कोई चीज़ नहीं है और मैं ईजिली बात कर लूँगा, राइट। तो मुझे इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस था। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने थोड़ी प्रिपरेशन की। जब मेरे साथ लाइव टू लाइव, जब मैंने कोचिंग, वैसे बता दूं आपको, 10 to 15 डेज़ गया था, बस 15 to 20 डेज़ गया था। 1 महीने की फ़ीस दी थी, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम पहले ही बुक कर लिया था। तो वो चीज़ मैंने की। तो मैंने जो 15-20 दिन में बात की सबसे मतलब बात करने में ही मुझे हो गया था कि हाँ भाई मुझे अब आता है। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होती है। अपने क्वेश्चंस रखो अपने साथ, और एक मिरर ले लो, मिरर के सामने बात करो कि ऐसे, हाय आई एम अक्षित दसूर, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई आइल्स, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल गेट गुड बैंड्स इन आइल्स। मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ बातें आप करो अपने साथ ही, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप अटक कहाँ रहे हो, आपकी मेन कमज़ोरी क्या, आपकी मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो ये तो हो गया स्पीकिंग का। तो यार ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पूरी वीडियो देखना अगर आपको पूरी नॉलेज लेनी है तो, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली स्पीकिंग की। अब बात आते हैं आइल्स के लिसनिंग पार्ट पे, जो सुनने की। लिसनिंग मतलब सुनना, राइट। तो एक कॉन्वर्जेशन चल रही होगी, आपके हेडफोन्स दे दिए जाएंगे, आपको एक वर्कशीट दे दी जाएगी। वर्कशीट देते थे, राइट, पहले, जिसमें ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसी चीज़ें थी। तो वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, जैसे बोलेंगे, जैसे एक कॉन्वर्जेशन चल रही है एडम और ईव के बीच में। एडम कह रहा है कि वेयर डू यू लिव, ईव कह रही है आई लिव
इन टोरंटो, so which part of Toronto, so like near this street, near that street, right? समझ लो near Young Street, तो उधर ब्लैंक में लिखा होगा कि which street does she live in या कुछ ऐसा वैसा, तो उधर आपने लिख देना यंग। तो ऐसे ही मतलब बेसिक सी कॉन्वर्जेशन होती है। तो इसके लिए लिसनिंग के लिए सबसे बेस्ट, अगर आपको 40 क्वेश्चन होंगे शायद 40 के 40 क्वेश्चन के आपको वो पहनाए जाएंगे हेडसेट, तो उसमें 3 लिसनिंग्स चलेंगी, 3 कॉन्वर्जेशन डिफरेंट, और वो डिफरेंट एक्सेंट्स की भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, ऐसे ऐसे करके। तो ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मूवीज़ देखो आप इंग्लिश विद सबटाइटल्स। ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपको लोग यही बोलते होंगे मूवीज़ देखो। मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, मैंने आइल्स तक कभी भी इंग्लिश मूवीज़ देखी ही नहीं है सबटाइटल्स के साथ। मतलब मुझे सारी समझ आती थी, पर मैं फिर भी हिंदी में देखता था उनको। पर जैसे मैं आइल्स की प्रिपरेशन करने लगा, मैंने 3-4 मूवीज़ देखी सबटाइटल्स के साथ, थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि मूवी में कंसंट्रेशन नहीं बनती है, एक आंख ऊपर एक आंख सबटाइटल्स पे। पर 3-4 मूवीज़ के बाद जब मैंने लिसनिंग, मतलब मुझे लगा कि सब इम्प्रूव हो रहा है, राइट? तो उस इम्प्रूवमेंट के साथ ही मैंने फिर सबटाइटल्स कम करना शुरू किए। फिर 1-2 में प्रॉब्लम आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई सबटाइटल्स की ज़रूरत है या ऐसा कुछ। तो यही चीज़ें थी लिसनिंग पार्ट के लिए। तो मूवीज़ देखो यार, खूब सारी मूवीज़ देखो, अच्छा मौका मिल रहा है इसकी प्रिपरेशन के हिसाब से। मूवीज़ देखो, 2-3 दिन की मूवीज़ इंग्लिश देखो, और डिफरेंट एक्सेंट्स की देखो। जैसे एक यूके वगैरह की देख लो, इंग्लैंड में जो मूवी बेस्ड है, ताकि आपको जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश एक्सेंट पता लग जाए। फिर अमेरिका वगैरह की तो काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ हैं, तो वो देख लो जिससे कि आपको अमेरिकन एक्सेंट पता लग जाए, क्योंकि उधर एक्सेंट जब चेंज होता है तो बहुत फ़र्क डालता है। ये चीज़ छोटी लगती है बट बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। तो है बिल्कुल सबसे ईजी एग्ज़ाम है मेरे हिसाब से, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग भी थोड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग थोड़ी टफ है। तो 2 चीज़ें कवर होगी। होप आपको ये वीडियो अभी तक पूरी समझ लग रही होगी। अगर आप इधर तक होंगे, अगर आप इधर तक हो तो लाइक दबा दो। आगे मैं आपको 2 जो मॉड्यूल्स रह गए हैं उनके बारे में भी पूरा बताने वाला हूँ। तो तीसरे मॉड्यूल की मैं बात करने वाला हूँ। तो तीसरा मॉड्यूल में बात करता हूँ रीडिंग की। अब रीडिंग क्या है? रीडिंग है एक आपको समझ लो पैराग्राफ दिया हुआ है, तो वो पैराग्राफ या पैसेज दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में डिटेल्स हैं। जैसे डिटेल्स हैं कि अर्थ के बारे में ले लो, अर्थ इज़ दिस मच ईयर्स ओल्ड, अर्थ हैज़ दिस शेप, या जो भी है ऐसा है, इसके आगे पीछे ये प्लैनेट्स घूमते हैं, या इसके सबसे क्लोज ये प्लैनेट है। तो एक एग्जाम्पल, राइट? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको उसके साथ दिए होंगे, जिसमें आपको 3 पैसेजेस होंगे, 3 के 4 आई थिंक 3 पैसेजेस होते हैं। उन 3 पैसेजेस में ऐसे 13 या 14 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें आपको बताया होगा, सबसे पहला पैसेज जितना मुझे याद है सबसे इजी होता है, फिर उससे मुश्किल, ऐसा मुझे लगता है, या फिर ऐसा होता भी, आई डोंट नो। तो रीडिंग का सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ, आपने पैसेज जब पढ़ना है, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं, और वो पैसेज 1-1.5 पेज का होता है। इट्स नॉट लाइक कि 4 लाइनों का पैसेज है, आपने पढ़ा, आपको आंसर मिल गया। 1.5 पेज के में कंसंट्रेशन बनाना बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही रीडिंग पार्ट आया, आपने जैसे बिल्कुल ऐसे करके उस चीज़ पे फोकस करना है, और क्वेश्चन पढ़ने हैं सबसे पहले, और क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना है। ये चीज़ मुझे अपने इंस्टीट्यूट में वालों ने बताई थी, बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेने हैं। जैसे क्वेश्चन आया है विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ, राइट? तो नियरेस्ट और अर्थ मेन सब्जेक्ट्स हो गए इस क्वेश्चन में, राइट? तो नियरेस्ट, जैसे कि आपको पता लग जाएगा जहाँ भी आप पैसेज पढ़ोगे, नियरेस्ट जहाँ भी क्लिक करेगा, क्योंकि अंडरलाइन से वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, और जैसे ही वो आप पैसेज पढ़ रहे होंगे, वो आपको सबकॉन्शियसली याद होगा कि ये चीज़ मैंने पढ़ी, तो वो चीज़ आपको डायरेक्ट क्लिक करेगी, राइट? तो ये चीज़ आपको समझ लगी अगर, तो रीडिंग इस हिसाब से करनी है। कंसंट्रेशन पूरी पैसेज, जब तक पैसेज पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता और आंसर सारे नहीं निकल जाते, बिल्कुल क्लॉक की तरफ नहीं देखना। इतनी बड़ी क्लॉक लगी होती है उधर स्क्रीन पे, जो कि आपको कंफ्यूज करती है। मुझे याद है मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, बट टेंशन कोई नहीं लेनी, आपने अपना फोकस से ध्यान रखना, पूरी कॉपी पेन ध्यान से जो भी आपके पास होगा उसको देख के पूरा पैसेज अंडरलाइन करके अच्छे से खत्म कर देना है। एक पैसेज, दूसरा पैसेज, तीसरा पैसेज, तो खत्म हो गया काम, रीडिंग का काम खत्म। अब रीडिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है? तो मेरा जो प्रिपरेशन का था, मैं ना बुक्स बहुत पढ़ता था। मुझे बुक्स का शुरू से ही शौक है यार, मतलब जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैं बुक्स वगैरह के बारे में डालता रहता हूँ। तो मेरे को 10th के बाद से बुक्स का शौक था, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बुक्स थी, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की। बुक्स से रीडिंग कैपेसिटी बढ़ती है। अब रीडिंग कैपेसिटी ही रीडिंग में चाहिए, आपकी कंसंट्रेशन, आप कैसे होल्ड कर पाते हो स्टोरी को, आप कैसे होल्ड चीज़ें कर पाते हो उस पैसेज को, जो कि आप याद रख सकते हो,
और उस चीज़ को याद रखना ही मेन चीज़ है कि आप उस चीज़ को पूरा मतलब दिमाग में जहन में बिठा लो, ताकि आप वो जैसे ही क्वेश्चन आए आप क्लिक कर दो, राइट। और मेरी रीडिंग 10-15 मिनट पहले ही हो गई थी, तो सबसे ईजी पार्ट था मेरा रीडिंग। सबसे ज़्यादा बैंड्स मेरे रीडिंग में है, 7 बैंड्स रीडिंग में थे, ठीक है। तो अब ये थी बात। अब बात करता हूँ मैं रीडिंग की प्रिपरेशन, जैसे कि बुक्स वगैरह पढ़ लो। बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, खूब सारी प्रैक्टिस करो। मैं मक्कड़ आइल्स करके था, वहाँ पे मेरा वही इंस्टीट्यूट था मेरा, उन्होंने बुक्स दी थी पूरी अपनी, उनकी पब्लिकेशन थी, तो उससे मैं पढ़ता था, उससे पूरी सॉल्व करता रहता था। 8-10 रीडिंग सॉल्व की, मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं रीडिंग में पक्का हूँ, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई कवर। 3 चीज़ें होप आपको अभी तक सबसे ज़्यादा समय लग गई हो, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है कि जितनी मेरे को नॉलेज है मैं सारी नॉलेज आपको दे दूँ, ताकि यार आपका आइल्स एग्ज़ाम ख़राब ना हो। क्योंकि मुझे पता है यार, एक तो पेरेंट्स की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा लगी होती है, उस टाइम हम अर्न तो कर नहीं रहे होते, और ऊपर से आइल्स की प्रिपरेशन की फ़ीस इतनी ज़्यादा। कोई मेरे 2 दोस्त पीजी में रह के आइल्स पढ़ रहे थे, तो टफ़ होता थोड़ा ज़्यादा। तो इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप अच्छे से सारी बात सुनो। अब लास्ट बात आती है राइटिंग पे। तो यार राइटिंग, मेरे को एक चीज़ बताऊँ, राइटिंग में मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, और सबसे कम मेरे बैंड उसमें आए। 6.5 बैंड कम नहीं थे, मतलब ठीक थे, पर बाकी में 7 पॉइंट कुछ थे, बट इसमें 6.5 थे। तो अब मैं बात करता हूँ कि राइटिंग में गलती क्या करते हैं लोग। राइटिंग में पहले होता क्या, अभी भी शायद सेम ही फॉर्मेट है, एक ग्राफ और एक एसे। आपको ग्राफ लिखना है और एसे लिखना है। ग्राफ के बारे में आपको एक ग्राफ दिया होगा, जैसे कि वो बार ग्राफ हो सकता है, पिक्टोग्राफ हो सकता है, आई गेस कुछ ऐसा ही था, और वो ग्राफ्स की आपने इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में। सिंपल है, जो भी ग्राफ होगा वो बहुत सिंपल होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बात आती है एसे पे। यार मेरे को पहले लगता था कि एसे में चाहिए आपको आइडियाज़, क्योंकि मैं शुरुआत से ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा कि यार बहुत अच्छा था, बट लकीली मैं एसेज वगैरह खुद लिख लेता था, पूरी वर्डिंग्स बना लेता था। कोई भी ऐसे हो या कोई भी 10th में एसेज वगैरह थे, मैं कभी याद करके नहीं गया ऐसे। इन शॉर्ट ऐसे मैं आइडियाज़ ले लेता था, आइडियाज़ लिख लेता था, वो मुझे आता था। बट ऐसा हो जाता है कि यार एसे का जो पैटर्न है ना, मुझे लगता है जो मेन चीज़ जो मैंने गलती की थी वो था पैटर्न। क्योंकि आपको एसेज भी कई तरह के होते हैं, उसमें कई ज़्यादा टाइप्स होती हैं कि किस हिसाब से पूरा, जैसे आप एग्री कर दोगे एसे में, डिसएग्री करोगे, या दोनों का मिक्स्ड ओपिनियन रखोगे, ऐसे एसेज होते हैं। और वो एसेज की पूरी एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के खिलाफ अगर आप जाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। क्योंकि जो पढ़ रहा होगा, जो चेक कर रहा होगा आपका, उसको पूरा आइडिया होना चाहिए आपका ऐसे पढ़ के कि क्या बोला है उसने, उसको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं किसी एग्रीमेंट पे अग्री कर रहा हूँ, राइट, तो अब मैं पहला पैरा अग्री का दे रहा हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पैरा मैं डिसएग्री का दे रहा हूँ, लास्ट पैरा मैं अग्री कर रहा हूँ। तो ये पूरा एक पूरा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस चीज़ को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ गलती हो जाती है, और मे बी मेरे हिसाब से यही गलती हुई होगी मेरे में भी, मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है वैसे क्या गलती हुई है, बट उसकी वजह से ये चीज़ बंदा मतलब मार खा जाता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा राइटिंग के लिए क्या करो, राइटिंग के लिए यार कोई मतलब ऑनलाइन सोर्स देखो जहाँ पे राइटिंग्स दी हैं, उनके आंसर्स दिए हैं, उनको पूरा स्टडी करो कि इस टाइप ऑफ एसे का पैटर्न क्या है, पूरा पैटर्न स्टडी करो। और वो पैटर्न मुझे पता है कैसे पता लगा कि पैटर्न कैसे पूरे ध्यान से देखे जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कनाडा में आया, मैंने यहाँ पे हमारा इंग्लिश का कोर्स था एक, उसमें उन्होंने बताया कि एसे के पूरे पैटर्न्स होते हैं, जैसे आपको ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था, बट एक पूरा स्पेसिफिक पैटर्न। तो उसी चीज़ को मेन आपने फोकस करना है, और आपने ऑनलाइन सोर्स से पूरा पैटर्न देख लेने और उनकी प्रैक्टिस करनी है खूब सारी। और खूब सारी प्रैक्टिस करने का मतलब है कि 15-20 ऐसे आपने लिखने हैं, 300 to 350 वर्ड्स आई थिंक जितने भी होते हैं उतने ऐसे लिखने, और उसको चेक करवाना है अपने टीचर या जिससे इंस्टीट्यूट से आप ले रहे हो। वैसे भी वो आपको होमवर्क वगैरह देते रहेंगे, 4-5 घंटे की तो ऐसे भी क्लास होती है। तो ये चीज़ें आपने चेक करवानी है, और आपको जैसे ही आप 20-30 ऐसे लिख दोगे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और आइडियाज़ हमेशा अपने यूज़ करना, ये ना हो दोबारा कि आप मतलब ऐसा नहीं होगा कि बुक से आप देखो और वो चीज़ लिखो, बट उस वे में लिखो कि वो आपकी चीज़ लगे। जैसे कि अब मैं कहीं से कोई चीज़ उठा रहा हूँ, मैं उस पर अपनी छाप छोड़ूँ, ये ना करूँ कि डायरेक्ट मतलब याद कर लूँ पूरी, कि ऐसे को भी रट्टा लगाते हैं लोग, ऐसा देखा मैंने, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे से तो कभी आज तक रट्टा लगा ही नहीं वैसे भी, तो रट्टा तो लगाना है मत, बस अपने आइडियाज़ देख लो। जैसे कि अब आइडियाज़ मैं बता दूँ कि अर्थ है, अब अर्थ को ही ले लेते हैं। अर्थ का मैंने बता देना कि ये सन से इतना दूर है, इतना दूर, अब वो ये प्लैनेट इधर है, ये प्लैनेट इसके इधर है, ये प्लैनेट इतनी दूर है, ये प्लैनेट इतनी दूर है, डिस्टेंस ये है। अब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेनी, और अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेनी कि ये इस शेप में है, उसको एलैबोरेट करके अपने में लिख देना। बस कुछ पॉइंट्स ढूंढ के उसको एलैबोरेट करके उसी
पैटर्न में लिख देना है। तो यही थी राइटिंग में मतलब पूरा आपको समझ लग गया होगा कि यार कैसे है कैसे नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज़ बताऊँ राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के बारे में। कोई भी डाउट है अगर आपको, मेरे को ज़रूर बताना। और राइटिंग तो यार राइटिंग मेरे हिसाब से बुक्स से भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप बुक्स पढ़ते हो आपको नए नए वर्ड्स, वोकैबुलरी का भी ध्यान रखना, नई नई वोकैबुलरी सीखते रहो। तो यही था मेरा आज का यार पूरा मतलब आइल्स का कि कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको सिस्टम होगा, मतलब पूरी चीज़ें आपको मैंने बता दी। और एक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि आइल्स अगर आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया, यू आर कॉन्फिडेंट दैट आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, राइट, तो आप एक मॉक टेस्ट दे दो। आपके आसपास इंस्टीट्यूट्स होंगे जो 500-600 रुपीज़ में मॉक टेस्ट लेते होंगे। मैंने एक दिया था मॉक टेस्ट, तो मेरी प्रिपरेशन मुझे तब पता लगी। मैंने 15-20 डेज़ कोचिंग ली, उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट दे दिया। उसमें मेरे 7.5 बैंड आए थे, आई गेस 7.5 बैंड आए थे। तो 7.5 बैंड मेरे आगे उन्होंने लिखा यू कैन गो फॉर आइल्स, तो मैंने आइल्स उसी दिन बुक कर दिया। तो एक मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट मतलब आपका इन्वायरमेंट पूरा वैसा होगा आइल्स की तरह। आपका एक टेस्ट एक वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे और उस चेकिंग के बाद आपको बैंड्स भी दे देंगे, मतलब मार्क्स दे देंगे 9 में से, राइट, जैसे मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया। तो वही चीज़ थी। अब वो चीज़ आपको अगर अच्छी हो गई आपकी और अगर आपके बैंड्स आ गए ज़्यादा, तो बस आप जा सकते हो आइल्स के लिए। और अगर आपको मॉक टेस्ट में नहीं अच्छे बैंड आए तो थोड़ी प्रिपेयर करके दोबारा मॉक टेस्ट दो, क्योंकि 14,000 खर्चने से अच्छा 500-600 खर्च दोगे मॉक टेस्ट के लिए। आपको आपकी कैपेबिलिटी पता लग जाएगी, आपको अपना कैलिबर पता लग जाएगा। तो यही थी यार आज की वीडियो। सब एक बार उसको सारा सम कर देता हूँ कि अब सबसे मेन चीज़ मेंटल प्रिपरेशन कर लेना। जैसे ही आइल्स की प्रिपेयर करो बस ये सोच के करना कि मैं दे सकता हूँ यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आइल्स क्या चीज़ है, मैं अच्छे से बस प्रिपेयर करके दे दूंगा। बस मेंटल प्रिपरेशन ज़रूरी है। बाकी 4 मॉड्यूल जैसे मैंने आपको बताए थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिया। आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब अगर नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आप इंस्टाग्राम पे भी कई ज़्यादा लोग आजकल जुड़ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके मेरे को आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हो। जितनी मेरे को नॉलेज होगी मैं आपको हेल्प करूंगा उस चीज़ में। और मैं ऑलमोस्ट हर बंदे को रिप्लाई कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन अगर लग भी जाए, क्योंकि 15-20 DMs डेली आ ही जाते हैं और मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। तो यही थी यार आज की वीडियो। अगर आपने वीडियो अभी तक देख ली है, यहाँ तक आप हो, तो एक लाइक दबाने में 1 सेकंड लगेगा और आपके लाइक से मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और एक चीज़ और, आज से अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे, मैं प्रेफर करूँगा लाइक या डिसलाइक एक दबा के जाना है, क्योंकि अगर आप लाइक अच्छी लगती है लाइक दबा दो, अगर नहीं अच्छी लगती डिसलाइक दबा दो, पर एक चीज़ दबानी ही दबानी है। तो यही थी आज की वीडियो। होप आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो लगी हेल्पफुल तो शेयर कर देना इस चैनल को, जो मेरा चैनल है ट्रू इंडियन अक्षित, उसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ पूरी टाइम पे मिल सकें, लेट ना हो। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।